ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 3, इसका नाम क्या था? मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। यानी प्लेन में मोशन। इधर देखो, प्लेन में मोशन। तो प्लेन में मोशन का एक एग्जांपल जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो हमने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन जब कोई पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पे मोशन करेगा। कैसे पाथ पे? पैराबोलिक। पैराबोलिक पाथ कैसा होता है? ऐसा। ऐसे पाथ पे कोई मोशन होगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। सही है। जैसे तीर कमार से छोड़ा गया तीर, बॉल बैट से हिट की गई बॉल, तोप से निकला हुआ गोला, है ना, और जमीन से फेंका गया पत्थर किसी एंगल पे। ये सारे मोशन कैसे हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इनमें हमने कई सारी चीजें, एनर्जी वगैरह और टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, ये सब कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये मोशन इन अ प्लेन क्यों था? क्योंकि पत्थर अगर फेंकोगे तो एक्स में भी जा रहा है और कहां जा रहा है? वाई में भी। देखो, एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। तो दो एक्सेस मतलब प्लेन, दो एक्सेस से मिलकर प्लेन बनता है। तो ये मोशन इन अ प्लेन का एग्जांपल। सही है। अच्छा, अब दूसरा जो एग्जांपल है वो क्या है? देखो, मैंने जो हेडिंग लिखी है, हेडिंग क्या लिखी है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अगर पैराबोलिक पाथ पे मोशन है तो प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन यही पत्थर अगर एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा होता, ऐसे गोल गोल घूम रहा होता, अब ये पाथ कैसा हो गया इसका? सर्कुलर। अगर मोशन सर्कुलर पाथ पे है तो उसको कहा जाएगा सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि इस पत्थर का जो मोशन होगा, यानी जो इस पत्थर की स्पीड होगी, वो यहां पर कांस्टेंट होगी। स्पीड कैसी होगी? कांस्टेंट। एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे होने वाला मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे होने वाला मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। यूनिफॉर्म वर्ड क्यों लगा, समझ गए? क्योंकि स्पीड कैसी रहेगी? कांस्टेंट, पूरे उसमें रास्ते। बात समझ में आ गई? डेफिनेशन लिखो। लिखो, द मोशन द मोशन द मोशन अलोंग ए द मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ the motion along a circular path with constant speed with constant speed is called uniform circular motion is called uniform circular motion। ठीक है। हिंदी में लिखो, वृत्तीय पथ पर वृत्तीय पथ पर क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके सर्कुलर मोशन के? वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलने वाले कण की गति एक समान चाल से चलने वाले कण की गति एक समान चाल से चलने वाले कण की गति वृत्तीय गति, सॉरी, एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। चलने वाले कण की गति चलने वाले कण की गति हेडिंग कहलाती है। एग्जाम्पल बताएं इसकी। डेली लाइफ में कहां देखी है ऐसा मोशन? कहां देखा है आपने ऐसा मोशन? कहां देखा है ऐसे गोल गोल किसी सेंटर के अबाउट ऐसे गोल 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 घूम रहे हैं पार्टिकल, या कोई भी चीज घूम रही है? जैसे झूला, गोल गोल घूमने वाला झूला, हिंडोला। हिंडोला रामलीला मैदान में जो लगता है ना। लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है क्या? स्पीड क्या उसकी फिक्स होती है? घटती बढ़ती नहीं? तो नहीं कह सकते उसको। सर्कुलर मोशन तो कह सकते हैं लेकिन यूनिफॉर्म नहीं कह सकते। आपको बताना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसकी स्पीड चेंज ना हो, घूमता एक ही स्पीड से घूमता है, हमेशा एक ही स्पीड से घूमता रहे। फैन को कह सकते हैं क्या? क्यों? बड़ा घटा सकते हैं, लेकिन मान लो तुमने बड़ा घटा दी, 6 कर दिया, तो 6 पे ही रहेगी।
तो कांस्टेंट है, 5 कर दिया तो 5 पे ही रहेगा, कांस्टेंट है ना। तो ऐसे करके फैन एक तरीके से कह सकते हो। आरपीएम फिक्स होता है ना इसका, राउंड पर मिनट फिक्स होते हैं, है ना। तो चलो और बताओ, और बताओ। सर्कुलर मोशन तो बहुत है लेकिन यूनिफॉर्म वाले बहुत कम है ना। और बताओ, जैसे चलो सर्कुलर मोशन ही बताओ, चलो और बताओ। हम्म। घड़ी, क्लॉक, है ना। ठीक है, घड़ी की सुई, है ना। घड़ी नहीं, घड़ी थोड़ी घूमती है दीवार पलट पलट के, सुई घूमती है। क्लॉक, निडल। और बताओ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कार के व्हील्स की स्पीड तो नहीं यार, कभी कम जा, तो तुरंत कम ज्यादा हो जाती है ना, ऐसे कांस्टेंट नहीं रख सकते उसको। हाँ वैसे 40 पे चली तो 40 पे चलती रहेगी, है ना। लिख सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अर्थ को लिख सकता हूँ क्या, अर्थ का मोशन। अर्थ, अर्थ जो घूमती है सन के चारों तरफ, लिख सकता हूँ। सही है वो, पक्का। नहीं लिख सकता। देखो, एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो अर्थ ऐसे पाथ पे घूमती है, और यहां होता है सन, ये सन है, ठीक है। और ये जो पाथ है, ये वाला रास्ता जो है, इस पे अर्थ है। अब मुझे बताओ, क्या ये सर्कुलर पाथ है। सर्कल तो ऐसा होता है ना, गोल, बिल्कुल मतलब राउंड होता है ना। क्या ये सर्कल है। ये तो सर्कल को पिचका दिया बीच में से, है ना। तो इसको सर्कुलर मोशन कह सकते हो क्या, इसको सर्कुलर मोशन कह सकते हो क्या। सर्कुलर मोशन के लिए पाथ भी कैसा होना चाहिए, सर्कुलर। लेकिन ये पाथ सर्कुलर थोड़ी है। इसको क्या बोलते हैं बताओ, ऐसी शेप को क्या बोलते हैं। ऑर्बिट तो है, वो तो उसका रास्ते को ऑर्बिट बोल रहे हैं। ओवल भी नहीं है ये, ओवल ऐसी होती है, ओवल ऐसी होती है, देखो ऐसी होती है ना ओवल। एक साइड से मोटी, एक साइड से पतली, जैसे अंडा होता है एग, एग ओवल शेप का होता है। ये मैं, ये ऐसी शेप है, इधर से भी इतनी बैंड है, इधर से भी इतनी बैंड है, ऐसे करके शेप है ये, समझ रहे हो ना। जैसे एक रिंग है आपके पास, उसको आपने पिचका दिया बीच में से, ऐसी शेप है ये। तो इस शेप को क्या बोलते हैं, इस शेप को हम बोलते हैं इलिप्स। क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं। तो इलिप्टिकल मोशन है। कैसा मोशन है, इलिप्टिकल, नॉट सर्कुलर, ठीक है। तो इसमें नहीं लिख सकते इसको। चलो ये लिख लो, एग्जाम्पल में लिखो। ये जो है ना, इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। ये पहली बात तो एलिप्स है। दूसरी चीज, जब अर्थ इससे दूर होती है ना, सन से, देखो ये सन फोकस पे है, इसको फोकस बोलते हैं, सेंटर नहीं है ये। जैसे इसमें सर्कल में सेंटर होता है, इलिप्स में दो फोकस होते हैं, एक इधर और एक इधर। तो किसी एक फोकस पे सन है और फिर अर्थ है। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब अर्थ इधर होगी, इधर की साइड यहां जब होगी, तो वो स्लो चलने लगती है, स्लो हो जाती है, यहाँ पे स्लो हो जाती है। और जब यहाँ आती है अर्थ, तो यहाँ पे फिर फास्ट हो जाती है। तो स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है अर्थ की। पहले दूर है अगर सन से तो स्लो हो जाएगी, फिर पास है तो फास्ट हो जाएगी, ये भी है। क्योंकि ये ऐसा होता है, क्योंकि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। एरियल वेलोसिटी क्या होती है, मैं आगे बताऊंगा, केपलर लॉ है इसके, केपलर के नियम है 3, वो उन्होंने बताया है सब, ठीक है, मैंने नहीं बताया, मुझे उन्होंने बताया केपलर ने, ठीक है। तो केपलर के लॉ में हम समझेंगे। तो दो कारणों की वजह से इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं कह सकते। पहला, इसका शेप सर्कुलर नहीं है। दूसरा, इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो अब पढ़, जैसे कोई पार्टिकल ऐसे लाइन पे मूव कर रहा है, देखो जरा एक मिनट इधर देखो, मान लो ये कार है, तो ये कैसा मोशन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये तो पूरा चैप्टर पढ़ के आए हो आप, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, चैप्टर नंबर 2 था ये। जब कार रोड पे चल रही है तो उसका वो कैसा मोशन है, मोशन स्ट्रेट लाइन। तो इस जगह हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी मोशन स्ट्रेट लाइन में। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया आपको, डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया हमने आपको,
हमने आपको वेलोसिटी पढ़ाई, हमने आपको एक्सेलरेशन पढ़ाया, ये सारी चीजें पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी बताओ, है ना? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें हमने ऐसे मोशन के लिए पढ़ाई थी जब मोशन स्ट्रेट लाइन पे होता है, सीधे रोड पे एकदम। लेकिन यही सारी चीजें अब हमें फिर दोबारा पढ़नी है, कैसे मोशन के लिए? सर्कुलर मोशन के लिए। सर्कुलर मोशन में भी यही सारी चीजें होती हैं, लेकिन इनके नाम बदल जाते हैं। सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट नहीं कहा जाता, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चीज वही है, नाम अलग है, क्योंकि मोशन चेंज हो गया ना, अब लाइन में नहीं है, सर्कल में मोशन। वेलोसिटी को वेलोसिटी नहीं कहते, एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन नहीं कहते, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कई तरह के एक्सेलरेशन होंगे, वो मैं सब बताऊंगा। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, 3 एक्सेलरेशन होंगे इसके अंदर, ठीक है? पहले हम डिस्प्लेसमेंट समझ लेते हैं इसका, सर्कुलर मोशन का। तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ी कहेंगे, क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हेडिंग लिखो, सबसे पहले हेडिंग लिखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोणीय विस्थापन, केवल विस्थापन होता है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन कोणीय विस्थापन होता है सर्कुलर मोशन में, ठीक है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखो जरा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ लो कैसे होगा। मान लेते हैं ये कोई सर्कुलर पाथ है, इस पे ये इसका सेंटर है, और यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल है मान लेते हैं, और ये इस पे घूम रहा है, तो ये भाई ये घूम रहा है। अभी मान लेते हैं किस पॉइंट पर है? ए पॉइंट पर है, लेकिन ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी। अभी मैं कह रहा हूँ ए पर है, अगर मैं थोड़ी देर बाद देखूंगा तो ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ, इसको कह देता हूँ पी, तो ये पी पे आ जाएगा। अब बताओ, जब ए पर था तो ऐसा था, जब पी पे आया तो यहां से यहां तक इसने कुछ एंगल बनाया ना, है ना? तो मान लेते हैं ये पहले यहां था, अब कहाँ आ गया? यहाँ, ठीक है? तो इस एंगल को मैं क्या कह देता हूँ? थीटा 1, सही है? ये एंगल बनाया इसने थीटा 1। फिर पी से कुछ देर बाद कहाँ आ गया? ये चलता रहेगा, ये तो यहाँ आ गया, क्यू पे आ गया मान लेते हैं। तो अब इसकी जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा, तो एंगल देखो कितना आ गया। अब यहाँ से ये, इसको हम ग्राउंड को रेफरेंस मानना है, ग्राउंड से नाप रहे हैं सारे एंगल। तो पहला वाला एंगल मैंने थीटा 1 में नापा, दूसरा वाला एंगल कितना आएगा यहाँ से यहाँ तक? क्या मान लिया? थीटा 2। अब ये थीटा 1 थीटा 2 इसकी पोजीशन है। जैसे मान लो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री मतलब एंगल 30 डिग्री पे जाओ तो पार्टिकल मिल जाएगा, तो इसकी पोजीशन ही तो वही है। ये मान लो 60 है, तो 60 डिग्री जाओ इससे ओ ए से, तो ये इसको सेंटर को वो मान लेता हूँ, तो ओ ए से 60 डिग्री जाओ तो यहाँ पे मिल जाएगा पार्टिकल। तो इनको क्या बोलेंगे? इसकी एंगुलर पोजीशन। क्या बोलते हैं? एंगुलर पोजीशन। अब थीटा 2 में यहां पर है, थीटा 1 में यहां पर है, सही है? तो कितना डिस्प्लेसमेंट आया एंगल में? पहले कहां था? थीटा 1 पे, बाद में कहां गया? थीटा 2 पे। तो थीटा 1 से थीटा 2 कितना चला बताओ? अरे थीटा 2 मान लेते हैं 60, थीटा 2 मान लेते हैं 60, थीटा 1 मान लेते हैं 30, तो 30 से 60 गया है ना, तो कितना चला, कितना एंगल में आया अंतर? 30 का आया। मतलब कैसे निकाल रहे हो आप? थीटा 2 में से घटा रहे हो किसको? थीटा 1 को। थीटा 2 में से यहां तक के एंगल में से यहां तक के एंगल को घटा रहे हो। मान लेते हैं यहां से यहां तक आने में से टी टाइम लगे, और कितना एंगल लगा इसे? थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा थीटा, चेंज। डेल्टा क्यों लगाते हैं? चेंज के लिए। तो डेल्टा थीटा ही क्या है हमारा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? मतलब एंगल में, अब पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट नहीं देखना है आपको, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो यहां से यहां तक हुआ है, इसको ऐसे मान लेता हूं चलो मैं,
या डी मान लो, कुछ भी मान लो, ये तो पाथ का डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन पाथ का डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ? जब एंगल में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल का डिस्प्लेसमेंट है, ना कि इसके रास्ते का डिस्प्लेसमेंट। रास्ते में तो हुआ ही है जो हुआ है, हमें किसका देखना है? एंगल का। पहले एंगल 30 था, कुछ देर बाद 60 हो गया, ये 30-60, ये एंगल 30-60, तो कितना डिफरेंस आया? 30 का। तो 30 डिग्री इसका क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वर्ड इसलिए लगा है क्योंकि हम एंगल को देख रहे हैं कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, ना कि उसकी डिस्टेंस। डिस्टेंस नहीं देखनी है, क्या देखना है? एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे निकालेंगे? θ2 फाइनल एंगल उसका, θ1 इनिशियल एंगल, घटा दो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। नोट करो, पहले डेफिनेशन लिखो फिर नोट करना। लिखो, द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन टू एंगुलर पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, the difference between two angular position of a particle is called angular displacement. The difference between two angular position of a particle is called angular displacement. देखो, किसी कण की दो कोणीय स्थिति के बीच का कोण, सॉरी, के बीच का अंतर, किसी कण की दो कोणीय स्थिति के बीच का अंतर, ये डायग्राम भी बनाना है। दो कोणीय स्थिति के बीच का अंतर कोणीय विस्थापन कहलाता है। इसे डेल्टा थीटा से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा थीटा। देखो, बताओ एक छोटा सा क्वेश्चन, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, यहां से देख रहे हैं इसको हम, ये ओ है, ये ए है, यहां से इसको हमने देखना स्टार्ट किया, कुछ देर बाद पार्टिकल यहां आ गया बी पॉइंट पे। कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसमें? यहां था, यहां आ गया, कितना आया एंगल में डिफरेंस? बताओ भाई, यहां से घूम के यहां आ गया, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है? 90 का ही तो है। देखो 90 डिग्री का एंगल पे तो चला गया ये, 90 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिग्री में लिखा मैंने, एंगल को लिखा है, ना कि ये डिस्टेंस लिखी है मैंने। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ये कैसा डिस्प्लेसमेंट है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जिसको कहते हैं सिंपल। और ये कौन सा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल का डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आंसर भी एंगल में है, इसलिए या तो एंगल में होगा या रेडियन में होगा। तो एंगल को हम या तो डिग्री में लिखते हैं या रेडियन में भी तो लिखते हैं, रेडियन समझते हो ना मैथ में, ठीक है, या तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने मैथ में फॉर्मूला पढ़ा होगा एक एंगल निकालने का, कैसे निकालते हैं एंगल? एंगल इक्वल टू मैथ का फॉर्मूला है ये, बताओ जल्दी से। एंगल इक्वल टू, अरे आर्क अपॉन रेडियस नहीं पढ़ा मैथ में? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, पहली बार देख रहे हो क्या? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, पढ़ाया नहीं? हाँ, फिर तो वही तो कह रहा हूं मैं। तो ये एंगल ही तो है हमारा डेल्टा थीटा। बताओ, यही वाला तो है डेल्टा थीटा। भाई θ2 में से θ1 घटा दिया तो यही तो बचा, इसी को तो डेल्टा थीटा बोल रहे हैं हम। तो इसको एक फॉर्मूला और निकाल रहे हैं हम इससे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा थीटा। बताओ आर्क किसको कहते हैं? यही तो है आर्क, यही तो है आर्क। और ये क्या है? इसकी रेडियस, ये ले लो या ये ले लो, कोई सी सेम ही है। तो रेडियस को मान लेता हूँ स्मॉल आर, और आर्क मैंने क्या मान रखी है? एस, या चलो डेल्टा एस मान लो, डिस्प्लेसमेंट है ना ये, तो भी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस मान लो। तो आर्क कितनी है? डेल्टा एस। और रेडियस कितनी है? आर। तो डेल्टा थीटा का एक और फॉर्मूला आया, डेल्टा एस अपॉन आर। यहां से इसका आंसर किसमें आएगा? रेडियन। ये फॉर्मूला रेडियन में आंसर देता है ना, ये डिग्री में थोड़ी देता। तो यहां से इसका आंसर रेडियन में आएगा। बात समझ में आ गई?
नोट कर लो। बताओ, घड़ी की सुई मिनट वाली 12 से 1 पे आ गई है, कितने का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है? 12 पे थी, 5 मिनट बाद 1 पे आ गई। 5 मिनट में तो आएगी 1 पे। 5 मिनट में ही तो 5-5 मिनट का ही तो गैप होता है। तो कितने का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है? कितने का? 30 का? 30 डिग्री बता रहे हैं तो तुम बताओ। 30 का क्यों? क्यों? बताओ मयंक, नंदिनी, कितने का हुआ है? 30 डिग्री का क्यों? क्योंकि जब ये पूरी घूम जाएगी तो 360 हो जाएंगे। पूरी घूम जाएगी, एक चक्कर 360 डिग्री का होता है। अब 360 के कितने टुकड़े हुए हुए हैं यहाँ पे? 12। तो एक ही तो टुकड़े पे गई है, तो एक टुकड़ा कितने का होगा अगर 12 टुकड़े हैं 360 के? तो 360 भाग 12, 12 तिया 30 डिग्री का ही तो हुआ एक टुकड़ा। तो कितने एंगल घूम गई? 30 डिग्री। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 30 डिग्री का। सही है भाई। और अगर दो टुकड़े को मतलब 2 पे आ जाती तो कितने का हो जाता? 60 का। और 3 पे आ जाती तो 90 का हो जाता। देखो ऐसा वैसा हो जाता है 90 का एंगल। अरे समझ गए? तो अब आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझ चुके हैं। सही है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा 2 माइनस थीटा 1 भी लिख सकते हैं, और फॉर्मूला बताया मैंने आर्क अपॉन रेडियस से। डेल्टा एस है आर्क और आर है इसकी रेडियस। ये फॉर्मूला याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इनका यूज होता रहेगा अब आगे। तो ये मिटा दूं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद दूसरी चीज क्या आएगी? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, हेडिंग लिखो, एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या? स्पीड। स्पीड इनटू डायरेक्शन, मतलब स्पीड को डायरेक्शन से देखो तो वेलोसिटी। अभी स्पीड ही मानते चलो, मतलब एंगल की स्पीड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ, जिस स्पीड से उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वही उसकी क्या होगी? एंगुलर स्पीड। पंखा एक तेज चल रहा है बहुत, एक पंखा बहुत हल्के हल्के चल रहा है, तो किसकी एंगुलर स्पीड ज्यादा है? तेज वाले की, क्योंकि उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तेज हो रहा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज जिसका जल्दी आएगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी ज्यादा, और जिसका धीरे आएगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम। सिंपल सी बात। ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब पंखा तेज तेज चलेगा, बहुत तेज तेज चलेगा। कम का मतलब हल्के हल्के चलेगा। डिस्प्लेसमेंट तेज तेज है उसका। ऐसे जब कार कार का डिस्प्लेसमेंट अगर ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है कम टाइम में, तो हम कहते हैं कार की वेलोसिटी ज्यादा है। स्पीड है ना कार में, तभी तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है। वही एंगल की स्पीड है। बात समझ में आ गई? तो लिखो डेफिनेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is called angular velocity, is called angular velocity. It is represented by omega. It is represented by omega. ओमेगा से लिखेंगे लिखेंगे इसको अब हम, ओमेगा। देखो, कोणीय विस्थापन की, कोणीय विस्थापन की, यह ओमेगा। इसको डब्लू ना समझे कोई। इसको डब्लू कहते तो इसकी बेइज्जती हो जाती है फिर। ये डब्लू नहीं है, ग्रीक वर्ड है ओमेगा। जहां से अल्फा बीटा गामा आया है ना, अल्फा बीटा गामा वहीं से ओमेगा आया है। तो इनके खानदान का है ये। ठीक है। हाँ। अब इसको एबीसीडी का डब्लू कह दो, डब्लू ना आए। ठीक है।
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। हिंदी में बोल रहे थे ना, कोणीय विस्थापन की समय के साथ दर को, कोणीय विस्थापन की समय के साथ दर को कोणीय वेग कहते हैं। समय के साथ दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा। देखो बताओ कैसे लिखते थे, वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे लिखते थे? मान लेते हैं कार का डिस्प्लेसमेंट है एस, या डेल्टा एस मान लेते हैं, कार का डिस्प्लेसमेंट है, तो वेलोसिटी क्या होती थी? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यही तो होती थी। अरे वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो था। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना? तो टाइम के साथ ही तो देख रहे हैं इसको। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेस, अब बोर्ड पे देखेंगे सब ध्यान से, अपॉन में क्या? टाइम, या चेंज इन टाइम, कुछ भी लिख लो, ठीक है। चलो चेंज इन टाइम लिख लेता हूं। बोर्ड पे देखो, अभी नोट मत करो। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंजिंग टाइम करना पड़ेगा, जैसे वहां डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते थे, सेम ही है वही वाला। अब बताओ, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल मैंने क्या बताया? ओमेगा इज इक्वल टू, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा थीटा, अभी बताया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। अपॉन चेंज इन टाइम को भी कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा टी। डेल्टा थीटा का मतलब क्या है? थीटा टू माइनस थीटा वन। और डेल्टा टी का मतलब क्या है? टी टू माइनस टी वन। सही है। मान लेते हैं जब वो थीटा वन पे था तो टाइम टी वन था, और जब वो थीटा टू पे चला गया तो टाइम कितना गया? टी टू। तो टी टू माइनस टी वन, थीटा टू माइनस टी। सही है। तो ये आपका ओमेगा का फॉर्मूला आ गया, इसको नोट कर लो, नोट कर लो। बताओ क्या फॉर्मूला है मेरे पास ओमेगा का? ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितने टाइम में कितना एंगल उसने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अब इधर देखो, अगर मैं कहूं आपसे कि टाइम बहुत स्मॉल है, डेल्टा टी क्या है? वेरी स्मॉल, यानी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहे हैं। कैसी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस। तो देखो, अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा, मान लें आप जो है ना, जैसे टी वन बराबर 2 सेकंड था, और टी टू बराबर है आपका 2.00001 सेकंड, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? 2 सेकंड के बाद 0.001 सेकंड बाद देख रहे हो आप वेलोसिटी, देख रहे हो ना? तो टाइम इंटरवल क्या हो गया? बहुत कम, यानी डेल्टा टी क्या हो गया? बहुत स्मॉल। डेल्टा टी स्मॉल होगा तो डेल्टा थीटा भी तो स्मॉल ही होगा। जब टाइम ही बहुत कम कर दिया तो पार्टिकल यहां से यहीं जा पाएगा, बस थोड़ा सा आ गई, तो डेल्टा थीटा तो बहुत स्मॉल हो जाएगा। देखो भाई, टाइम पे ही तो डिपेंड है डिस्प्लेसमेंट, जितना ज्यादा टाइम में देखोगे उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो चुका होगा, और टाइम ही बहुत छोटा सा लिया तो डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा सा होगा। तो छोटे को फिर हम डेल्टा से नहीं लिखते हैं, आपको पता है किससे लिखते हैं छोटी चीज को? डी से। डेल्टा का क्या बन जाता है? डी। अरे पढ़े ना थे फॉर्मूले डी वाले? तो देखो एक मिनट इधर देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ओमेगा इज इक्वल टू, इधर देखो, लिमिट डेल्टा टेंस टू क्या हो गया? जीरो, ऐसे लिख सकता हूं। मतलब टाइम की लिमिट लगभग क्या हो चुकी है? जीरो। और फॉर्मूला क्या है? डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। ये बता रहा है कि टाइम बहुत कम है। अब लिमिट को अगर हटाऊंगा तो डेल्टा क्या बन जाएगा? डी थीटा अपॉन में ये वाला डेल्टा भी क्या बन जाएगा? डी। हाँ, तो अभी क्या बन गया? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर थीटा का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देंगे तो ओमेगा मिल जाएगा। डिफरेंशियल करना सिखाया था नहीं सिखाया था? वही तो फॉर्मूला बन गया, नोट करो। कैसे करते हैं डिफरेंशियल? इधर देख लो, इधर बता रहे हैं हम साइड में। ये डिफरेंशियल करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैथ का टॉपिक होता है, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोनों मैथ में है, ये यूज होगा इसका यहाँ पे। तो कैसे करना है?
मान लो तुम्हें कोई भी ऐसे करके फंक्शन दिया होगा एक्स की पावर एन, पावर कुछ भी हो सकती है, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी जनरल मान लिया मैंने, सही है। तो तुम्हें इस y का डिफरेंशियल करना है x के रेस्पेक्ट में, जो नीचे लिखा होता है उसकी रेस्पेक्ट होती है, और y मैंने ऊपर लिख दिया, मतलब y की वैल्यू यहां पुट करूंगा, और d अपॉन डी ये साइन होता है डिफरेंशियल का, ठीक है। तो अब कैसे करना है, तो देखो, जिसको समझना है दोबारा समझ लो। y की वैल्यू क्या है, x की पावर n, यहाँ रख दी मैंने y की जगह x की पावर n। तुम्हें करना क्या है, जो भी पावर है उसको ले आना है आगे, मतलब n तो आ गया आगे, और पावर में से एक घटा देना है, 1 घटा देना है बस। मान लो 3 है तो 3 आगे आ जाएगा, पावर कितनी रहेगी, 2, एक घट गया। तो ऐसे करके बस यहाँ हो गया डिफरेंशियल, आंसर आ गया। ऐसा करना होता है। अब मान लो कई सारे दिए हैं प्लस में ऐसे, तो सबका अलग अलग करते रहो, पहले को लेके आओ, पावर एक कम कर दो, दूसरे को लाओ, पावर एक कम, प्लस प्लस में सबको करते रहो, जैसे ये दिया है देखो। अब ये टाइम के रेस्पेक्ट में दिया है तो मैं टाइम के रेस्पेक्ट में करूंगा, मतलब तुम तो ओमेगा का फॉर्मूला लगाओ, अपने आप आ जाएगा आंसर। देखो, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, अभी बताया मैंने। तो अपने आप रिस्पेक्ट देखो, टाइम की आ गई नीचे टी, और थीटा की वैल्यू पुट करके डिफरेंशियल कर दो, डी अपॉन डी टी, थीटा की वैल्यू रखो कितनी है, 2t³ प्लस t² प्लस 3t प्लस 5। कैसे होगा जरा करके देखो, ट्राई करो एक बार, और जो आंसर आएगा करो, देखो इसका बारी बारी से। पहली टर्म कितनी है, 2t³, तो 3 आ जाएगा आगे, 3 2 जा 6, और क्यूब में से एक माइनस करोगे स्क्वायर बचेगा, सही है। दूसरा देखो 2 आएगा आगे, और 2 में से 1 माइनस करोगे 1 ही आएगा, पावर 1, 1 ही बची, और इस पे तो 1 ही पावर है, तो ये आगे आ जाएगा 1, फिर 1 में से 1 माइनस 0, और किसी की पावर 0 मतलब 1 हो जाता है, तो खत्म हो जाएगा ये, तो कितना बचेगा केवल, सही है। और यहाँ तो है ही नहीं, नहीं है तो खाली नंबर है, खाली नंबर का जीरो जीरो हो जाता है डिफरेंशियल, क्योंकि यहाँ टी ही नहीं है। देखो, नहीं है तो टी की पावर 0 मान सकते हैं, और जब ये 0 आगे आएगा तो सबको क्या कर देगा, फिर 0 कर देगा, इसलिए 0 हो जाता नंबर का। अब बताओ, ये आया मेरे पास ओमेगा, ओमेगा क्या आया मेरे पास, 6t² प्लस 2t प्लस 3, ये आया। अब कितने सेकंड पे पूछा उसने, 2 पे, तो t बराबर कितना पुट कर दो, 2 सेकंड। तो 6 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, क्या है, 6 इंटू 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3, 24 प्लस 4 प्लस 3, 31। अब यूनिट क्या होगी इसकी, ओमेगा की यूनिट तो बताई नहीं हमने आपको, तो देखो एंगल की क्या होती है, रेडियन, और टाइम की क्या होती है, तो रेडियन पर सेकंड, 31 रेडियन पर सेकंड, ठीक है, 31 रेडियन पर सेकंड। समझ में आया आपको। ऐसे क्वेश्चन अगर होमवर्क में दे दें तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा बताओ, हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, करके लाना आप, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप होमवर्क में ट्राई कर लेना, ठीक है। कल इनको मैं चेक करा दूंगा, करके सबको लेके आने हैं आसान क्वेश्चन। तो आज हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, सर्कुलर मोशन पढ़ लिया क्या होता है, और एंगुलर वेलोसिटी पढ़ ली। कल इसके आगे का थोड़ा सा और पढ़ेंगे, ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा।